हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिप्रा है एंड ये मेरी लाइफ का सबसे पहला वीडियो है जो मैं बना रही हूँ। मेरी 11 हफ्ते के प्रीमैच्योर आइडेंटिकल ट्विंस हैं एंड द रीज़न इस वीडियो बनाने का सिर्फ दो है। एक तो ये है कि मुझे बहुत सारे कॉल्स या मैसेजेस या फिर कहीं से भी टेक्स्ट मैसेज या फिर कोई मिलने की बात करते थे कि आपका जब प्रीमैच्योर बेबी हुआ था या आपका NICU में था बेबी, तो आपने क्या किया था, टू गेट माई एक्सपीरियंस सो दैट इट विल हेल्प देम आउट इन सम हाउ रीजन। ठीक है। और मैं अब जब मेरा भी बेबी ये प्रीमैच्योर हुए थे या NICU में थे तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को कॉल किया था। मुझे कहीं से भी पता चला था कि उनका बेबी प्रीमैच्योर हुआ था या फिर उनका बेबी NICU में था, कितने दिन के लिए था, क्या किया था उन्होंने, कैसे हुआ था। तो सेम थिंग आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल्स और मैसेजेस। तो फर्स्ट रीज़न इज टू हेल्प देम आउट और टू शेयर माई एक्सपीरियंस फॉर देम। और सेकेंड रीज़न है कि मैं अपनी बेटियों के लिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि दिस इज देयर स्ट्रगल, फर्स्ट बैटल in this world when they came into this life and I just want to record it for them. So let's get started. So first thing, when I was in 29th week, जब 29th week में थी, then एक morning में around 6 o'clock or 5:30 around my water broke and I got एकदम से घबरा गई मैं कि ये क्या हुआ। I called, मैंने अपने हस्बैंड को जगाया कि आई थिंक माई वाटर ब्रोक। सो वो भी एकदम से घबरा गया क्योंकि उस समय सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही थे घर पे और कोई नहीं था। तो फर्स्ट थिंग वी डिड इट, वी जस्ट हमने हॉस्पिटल बैग पैक कर रखा था, हमने उठाया और हॉस्पिटल पहुंच गए, इमरजेंसी में चले गए। एकदम से वहाँ पे मेरे हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए अराउंड 10 मिनट्स अपार्ट। मैंने बहुत नोटिस नहीं किया, तो आई एम नॉट श्योर कि 10 मिनट्स था, 11 मिनट्स और 12 मिनट्स हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इनका एम्नियोटिक सैक ब्रेक हो चुका है एंड आई थिंक दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो मुझे टोटल बेड रेस्ट पे रख के सम स्टेरॉइड्स और इंजेक्शन दे के सम मेडिसिन दे के टू प्रोलॉन्ग माई प्रेगनेंसी कि थोड़ा सा इसको और घसीट सकें। लेकिन हाँ, मुझे कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। फिर मेरे कॉन्ट्रैक्शन और तेज़ होते गए। फिर आफ्टर लाइक 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर ने डिसाइड किया कि इनके कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं और इनका जो मिनट्स का डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। उनको लगता है कि वो नहीं रुक पाए, तो मुझे इमरजेंसी से लेबर रूम में शिफ्ट किया गया एंड लेबर रूम के बाद उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया एंड दे चेक माई कॉन्ट्रैक्शन एंड पेन, तो उनको लगा कि उसी दिन ही मेरे डिलीवरी हो जाएगी एंड दे वर वेटिंग फॉर इट। सडनली दे फाउंड इट कि मेरे बेबीज आर इन ब्रीच पोजिशन, फर्स्ट बेबी, एंड उसके एक लेग बाहर आ गया था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अब इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव इट इन द नॉर्मल डिलीवरी। तब उन्होंने मुझसे भी बात की और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी और दर्द में थी कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, उनको जो सही लगता है। देन उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की, उनको एक सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। देन वी डिसाइडेड बोथ कि लेट्स हैव अ सी सेक्शन, और डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहा था कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी। और वेरी बिग थिंग इज कि ये सब जब हुआ तब पेंडेमिक चल रहा था, COVID-19, जिसमें लॉकडाउन था, बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हम लोग को और ज़्यादा घबराने पे मजबूर कर रहे थे। बेसिकली हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे एंड उसके बाद मैंने ड्यूरिंग माई सी सेक्शन ऑपरेशन मेरा फर्स्ट बेबी का क्राई तो सुना, सेकेंड बेबी का क्राई आई थिंक मैं बहुत ध्यान से सुन नहीं पाई, उससे पहले आई वॉज नॉक्ड ऑफ। और जब मैं होश आया तो मैं ऑब्जर्वेशन रूम में थी एंड मुझे ये तक नहीं पता चला था। और सी सेक्शन में मैंने बच्चे की रोना की आवाज़ तो सुनी थी, मुझे ये तक नहीं पता था कि गर्ल है कि बॉय है। क्योंकि मैंने अपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से पूछा, डॉक्टर से जो मेरे बगल में खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि एक्जैक्टली गर्ल है कि बॉय है। तो उसने बोला कि लेट्स डॉक्टर चेक फर्स्ट कि बेबी सेफ है कि नहीं, एंड आई वॉज नॉट आउट। फिर मैं ऑब्जर्वेशन रूम में ही मेरे को होश आया एंड उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी गर्ल है कि बॉय है एंड बेसिकली गर्ल है कि बॉय है, सेफ है कि नहीं, दोनों सेफ है कि नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बच्चे की ही रोने की बात सुनी थी, मैंने धोने की मैं सेकेंड की सुन भी नहीं पाई और कोई स्किन टू स्किन टच या फिर कॉन्टैक्ट हो नहीं पाया क्योंकि पैंडेमिक में था। एवरीवन इज लाइक इन PPE सूट्स, और जो हमने सोचा था कि जब मैं इनिशियली कि हस्बैंड को बुला के लाएंगे, साथ में ऑपरेशन होगा एंड वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट, वो सारा धरा का धरा रह गया क्योंकि पैंडेमिक में टाइम में किसी को भी अंदर अलाउड नहीं था एंड आप इवन
लेबर रूम में भी आपके हस्बैंड या फिर आपका विजिटर कोई अलाउ नहीं था। तो बेसिकली हमने जो सपने सोचे थे वो हो नहीं पाए एग्जीक्यूट। एंड जब मैं अपने रूम में शिफ्टिंग में अपने हस्बैंड से मिली तब उन्होंने बताया कि इट्स अ गर्ल्स एंड वो अभी ICU में है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं एंड दे आर अलाइव एंड उनको डॉक्टर अभी उनको एग्जैक्टली क्या कंडीशन है हमें पता नहीं है। सीम्स फाइन, सीम्स स्टेबल। अभी उन डॉक्टरों ने बताया कि अराउंड 7 to 10 days आर लिटिल क्रिटिकल, तो हम सो सकते हैं। बस मुझे ये बोला गया कि ट्राई टू काम डाउन एंड हमें बेबी के लिए मिल्क चाहिए होगा। तो फर्स्ट आप जब सी सेक्शन होता है, इमरजेंसी सी सेक्शन होता है, आपकी फर्स्ट डे बॉडी तैयार नहीं होती है टू प्रोड्यूस एनी मिल्क। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाउ टू एक्सप्रेस मिल्क, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे करना है। एंड नर्स सजेस्टेड कि आप एक ब्रेस्ट पम्प ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप एक्सप्रेस से हैंड करो, क्योंकि आपका बेबी काफ़ी 11 वीक्स प्रीमेच्योर है। तो इट सीम्स लाइक कि वो लंबे टाइम तक के ICU में रहने वाला है, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और जब तक कि कोविड में हुआ है, पैंडेमिक के टाइम में हुआ है, तो आपको शायद अंदर जाके ब्रेस्ट फीड कराने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये इवनिंग एंड नाइट के अराउंड डॉक्टर आए, उन्होंने बताया कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है एंड वो धीरे धीरे उनको करके 333 FNC वेंटिलेशन पे शिफ्ट करेंगे। अभी करंटली वो NIMV बेसिस नेजल इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन पे है। फिर हमने कहा कि हमने अपने बेबीज़ को देखा नहीं है डॉक्टर, सो हाउ वी कैन सी इट। तो और पैंडेमिक चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप जब तक आपका कोविड का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। और सिंस ये सब कुछ इमरजेंसी में हुआ था, हमें टाइम नहीं मिला था कि हम कोविड का टेस्ट करा सकें। और हम उस सेक्शन में थे जहाँ पे जिनका अभी तक फाइनल टेस्ट नहीं हुआ है कि कोविड नेगेटिव है पॉजिटिव, तो इस तरह से फ्लोर्स बने हुए थे। तो हमारा फिर कोविड का टेस्ट हुआ सेकेंड डे एंड उसका थर्ड डे जाके रिजल्ट आया, थर्ड डे भी फोर्थ डे पे। तब हम जाके अपने बेबी को, जब मैं डिस्चार्ज होने वाली थी उससे पहले 1 घंटे पहले जाके मैंने बेबीज़ को देखा था, वो भी PPE सूट में। जब मेरा नेगेटिव आया था रिपोर्ट, और ग्लास विंडो से देखा था मैंने। अंदर जाके ICU में उसको हाथ में होल्ड करके नहीं देखा था, मैंने ग्लास विंडो से देखा था। और ग्लास विंडो पे सिंस मेरे ट्विंस थे, एक बेबी तो ग्लास विंडो के पास था, एक बेबी थोड़ा सा दूर था, अंदर की तरफ था। वहाँ पे बस इतना मैंने देखा, वहाँ पे लिखा था शिप्रा T1, शिप्रा T2, ट्विन 1 ट्विन 2, और मैंने सिर्फ इतना ही देखा। और बेबी के मास्क लगा हुआ है, बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं, सिरिंज लगी हुई है। तो ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई। अरे एग्जैक्टली मतलब बेबी इतना छोटा सा है, लिटरली आई थिंक इतना छोटा सा है, और उसके मशीन में इतनी सारी मशीन लगी हुई है। तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी कि क्या हो गया, मतलब लिटरली मैं घबरा के ना डॉक्टर से यही पूछा कि एग्जैक्टली मतलब बच जाएगी ना। तो उन्होंने कहा कि 7 days एग्जैक्टली क्रिटिकल होते हैं, लेकिन यस उन्होंने इससे पहले भी 500 ग्राम का भी डिलीवर किया है, और उस वो भी अभी फाइन है, ही इज़ अलाइव और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उसके बाद एग्जैक्टली हम मुझे डिस्चार्ज करके घर ला गया। तो लेकिन मैं डेली हमें हॉस्पिटल में 2 बार मिल्क लेने जाना पड़ता था, और अगर हमें बेबी को देखना है तो हम ग्लास विंडो से ही देख सकते हैं। और आप ग्लास विंडो से ही देख सकते हैं, अंदर जाके आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, या फिर क्या कहते हैं कंगारू केयर नहीं कर सकते। जो हमने सुना था कि कंगारू केयर करने से बेबी का वेट बढ़ता है। हाँ एग्जैक्टली मैंने जो बात नहीं बताई कि मेरा बेबी का वो 11 हफ्ते प्रीमेच्योर हुई थी, तो उनका वेट उनके 29 वीक के हिसाब से था, विच इज़ अराउंड 1200। एक का 1200 ग्राम था, एक का 1220 था, मतलब 1220 ग्राम, एक का 1200 ग्राम था। तो उनका वेट, ये लेस वेट वाले प्रीमेच्योर बेबीज थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका केस रिस्की हो जाता है। एंड हम तभी डिस्चार्ज करेंगे जब बच्चे का वज़न 16 से 1800 के बीच में आ जाएगा, या फिर 34th वीक, कम से कम 34th वीक वो क्रॉस कर जाएगा। तब तक ही, उसके पहले हम वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे। और हम डेली प्रे करते थे कि हमारा बेबी का वेट जल्दी जल्दी बढ़े, और उसका सिर्फ एक ही सोर्स था वेट गेन करने का, दैट इज़ ब्रेस्ट मिल्क। तो डेली हम मेरे हस्बैंड को देने जाते थे ब्रेस्ट मिल्क, जो भी एक्सप्रेस किया होता था मॉर्निंग में दोनों बच्चों के लिए। एंड उनको जो भी बच्चों को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो था ही इनिशियली, एक लंग अंडर डेवलप था इनिशियली, जॉइंटिस, और भी बहुत सारी उनको एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी चीज़ें दी जा रही थी। हमें डॉक्टर रोज़ मॉर्निंग में
एक तरीके से कंक्लूजन था कि बच्चे को ऐसा हुआ था रात में और ऐसा हुआ था। और वहाँ पे और भी बहुत सारे पेरेंट्स थे जो क्लास विंडो के बाहर मतलब छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे विजिटिंग आवर्स के कि हाँ वो बस खड़े रहते थे अपने बच्चे को दूर से ही देख रहे हैं मेरी तरह कि, लेकिन बस अब कुछ और कर नहीं सकते। आपको डिस्टेंस बना के खड़े हो, आप बच्चे को देख रहे हो, आपको होल्ड नहीं कर सकते, आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, लेकिन आपके पास कुछ और सोल्यूशन नहीं है। एक चीज़ बहुत अच्छी थी मेरे हॉस्पिटल ने की थी कि वो डेली मॉर्निंग में और एक इवनिंग में बच्चे के साथ वीडियो कॉल कराते थे। यस, बच्चे के साथ वीडियो कॉल, मतलब वो वीडियो कॉल होती थी एंड आप उस वीडियो कॉल में नर्स जो है ना बेबी को दिखाती थी। तो लाइक 5-6 मिनट्स की वीडियो कॉल है मॉर्निंग में, तो आपने बेबी को हिलते देखा। कभी कभी आपका बेबी सो रहा है कुछ नहीं कर रहा है, लिटरली सो रहा है कुछ नहीं, और इवनिंग में उसने हाथ हिलाया, पैर हिलाया, आप उतने में खुश हो गए। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। कभी नर्स बहुत ज़्यादा दिलदार हो जाती थी तो 10-15 मिनट भी दिखा सकती थी, बट सब टू नर्स और डॉक्टर। आपने जितनी देर बात की है और हम क्वेश्चन करते रहते थे इतनी देर में कि वो ज़्यादा टाइम हो जाए, और नर्स दिखाते रहे हमारे बच्चे को कि कितना क्यूट लग रहा है, छोटा सा बेबी है। और लिटरली मेरा बेबी बहुत ही छोटा था क्योंकि वो बहुत ही कम वेट के साथ बॉर्न हुआ था। एंड इट्स लाइक अगर मैं उसको हाथ में लूँ तो इतना ही था, जब मैं उसको लेकर आई थी तो इतना ही था, लिटरली इतना ही था। 41 सेंटीमीटर हाइट लेंथ एक्चुअली। तो ओके, तो मेरे बेबीज अराउंड 6 to 7 डेज ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। वो धीरे धीरे करके उनको ऑक्सीजन सपोर्ट से रूम एयर पे लाए गए। अराउंड 7 डेज के अराउंड मेरे दोनों बेबीज ऑक्सीजन सपोर्ट से हट गए थे। T2 मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो पहले ऑक्सीजन सपोर्ट से वीन ऑफ हो गया था। सेकेंड वाला T1 जो था उसको 1 दिन लगा टू कम ऑन द ऑक्सीजन रूम एयर पे। देन उन्होंने अराउंड टिल 17 डेज उसको फ्यूड ट्यूब से मिल्क दिया था। उसको फीड ले रहा था हर 2 आवर्स पे, और एक 2 आवर्स पे, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने 3 आवर्स पे कर दिया था। फिर अराउंड 17 डेज के बाद उन्होंने ओरल फीड स्टार्ट किया। ओरल फीड में एक्चुअली क्या होता है, प्लाडा उसको बोलते हैं, प्लाडे या फिर प्लादा जो भी बोलते हैं, बेसिकली वो पूजा के दिए जैसा होता है, उससे मिल्क देना स्टार्ट किया था। मतलब दिन में देते थे, रात में फीड ट्यूब से देते थे, फिर धीरे धीरे करके फुल डे और नाइट दोनों ही टाइम में उनको प्लाडा से स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 17 और 18 डेज बेबीज ओरल फीड पे आ गए थे एंड हमको भी उन्होंने ट्रेन किया था। इसके बाद बेसिकली क्या होता है, जब वो बेबीज 28 डेज तक की हॉस्पिटल में थे, NICU में थे। बेसिकली हम उनको सिर्फ वीडियो कॉल्स पे देखते थे या फिर ग्लास विंडो से देखते थे। हम वीडियो कॉल से ज़्यादा बेटर दिखता था क्योंकि हम उसको ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ से पूरा नीचे तक देख सकते थे। हमें बेबीज के क्लोथ शेयर करने के लिए दे दिए गए थे, जिसको मैं पूरा प्रॉपर वॉश करके सैनिटाइज करके देती थी उनको। डॉक्टर्स को, जो नर्स हैं, उनको रोज़ क्लोथ जो हमने भेजे होते थे विद मिटन्स एंड कैप्स एंड सॉक्स, वो उसको पहनाते थे और वो हमें फ़ोटो खींच के कभी कभी शेयर करते थे, कभी कभी नहीं भी करते थे। बेसिकली हम वीडियो कॉल होती थी तो हमें देखते थे कि वाओ क्यूट लग रहे। अच्छा, प्री मैच्योर बेबीज के साइज़ के क्लोथ्स और उनके डायपर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो यूजुअली आपको बहुत ही कम ऑनलाइन साइट्स पे मिलते हैं, लोकल शॉप्स में नहीं मिलते हैं उनके साइज़ के कपड़े। तो फर्स्ट क्राई से हमें 1-2 साइट्स और थी जिनसे हमने प्री मैच्योर बेबीज के कपड़े, प्रीमीज के कपड़े मिले थे। एंड अदरवाइज नर्सेस ने क्या किया था, अगर आपने 0 साइज के भी कपड़े लेकर आए थे तो वो टेप लगा के बच्चों को पहना देती थी ताकि बच्चों कवर हो जाए। वैसे तो वो पूरे हीटर में करते थे, लेकिन तब भी टू गिव देम होमी फील, या फिर मम्मी पापा को, उनके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि यहाँ सॉक्स मिटन्स वही सब पहना है और बेबी कितना क्यूट लग रहा है। एंड वो हम बेसिकली उनके साइज के डायपर्स नहीं मिलते हैं, और लेस वेट वालों बेबीज के डायपर्स बहुत ही इजीली मार्केट में नहीं मिलते हैं। हमने हर जगह पूछ लिया था, आप अपोलो फार्मेसी बोल दो या फिर आप 8.4 फ़ारेनहाइट फार्मेसी से बोल लो, लोकल फार्मेसी से बोल दो, हमको उनके साइज के डायपर्स नहीं मिले थे। तो इनिशियली वाइल डिस्चार्जिंग माई बेबीज, तो माई नर्स ने हमें हेल्प कर दिया था कि हमारे बेबीज के वेट के डायपर्स दिला दिए थे, हॉस्पिटल को ही इशू हुए थे। एंड फिर हमने बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के कहीं से उनके लिए आगे, जब हम उनको घर लाए थे तो हमने उनके डायपर्स अरेंज किए थे। तो दिस इज बिगेस्ट थिंग, अगर आप जब बेबी डिस्चार्ज होने वाला है तो ये सारी चीज़ें आप सोच के रखिए कि उनके साइज के क्लोथ्स और उनके साइज के डायपर्स इसलिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपको जब डॉक्टर बता दे कि हम 1 हफ्ते में डिस्चार्ज करने वाले हैं, तो आप ये अरेंज करना शुरू कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद हमने डायपर्स क्लोथ्स अरेंज करने के बाद फिर हाँ, हमें सिंस ये कोविड में हो रहा था,
हमें एनआईसीयू में अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं था, तो हमने बेबी को होल्ड नहीं किया। तो ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं कर देते हैं डॉक्टर्स। अब कोविड के टाइम में, वो पेंडेमिक में आपने अंदर होल्ड नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर्स को नहीं पता कि आप उसको मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अच्छा, हमारे बेबीज को उन्होंने बोला था कि हम 36 वीक्स तक रखेंगे कम से कम, या फिर 1800 वेट्स पे रखेंगे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि हम उनको देख लेंगे, और ऑलमोस्ट लाइक 28 डेज हमें अब देखना है। नाउ दे आर ऑन द रूम एयर, उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं है, और ओरल फीड भी ले रहे हैं डॉक्टर, तो ये काम हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो लेकिन ये तो एज पर द हॉस्पिटल गाइडलाइन कि आपको हॉस्पिटल में 2-3 दिन चेक इन करके रखना पड़ेगा। वहाँ पे वो आपको आपके बेबीज को डिस्चार्ज कर आपको देंगे, आप उनको मैनेज करो। जो आपकी नर्स होती है प्रीमेच्योर बेबीज के लिए, आपको पूरा एक्चुअली ट्रेन करती है हाउ टू फीड द बेबीज, उसको कैसे उसका मैनेज करना है, कैसे उसकी मसाज करनी है, सब कुछ। तो हम 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे उन्होंने किया। तो हमें T2 पहले मिल गया था। जो मेरी छोटी बेटी है वो स्ट्रॉन्ग थी पहले वाली बेटी से, तो हमने उसको डॉक्टर ने हर 2 घंटे में उसको दूध पिलाना होता था। वो लैश नहीं कर पा रही थी, तो उसको हमें प्लाडा से ही पिलाना होता था। तो वो हमें सिखाया उसको कैसे होल्ड करना है। और कंगारू केयर, हमने 2 दिन जो हॉस्पिटल में थे तब हमने कंगारू केयर स्टार्ट किया। कंगारू केयर कैसे करना है, उसको सूद कैसे करना है, एक तो बहुत छोटा बेबी होता है, उसको होल्ड कैसे करना है, उसको कपड़े कैसे बनाने हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जेंटल होता है। और छोटे बच्चों की मसाज कैसे करनी है, उसको टमी टाइम कैसे देना है, और उसको बेसिकली आपको इसका स्पॉन्ज कैसे करना है, या फिर उसको नहलाना कैसे। फिर नहलाने के लिए तो उन्होंने हमें मना कर दिया था कि आप जब तक कि वो एक्चुअल में 40th वीक तक ना हो जाए तब तक आप उसको नहलाइएगा नहीं, लेकिन हाँ आप डेली उसकी स्पॉन्जिंग कीजिएगा, वाटर स्पॉन्जिंग, और उसको अच्छे से क्लीन रखिएगा, नीट एंड क्लीन, कि ऐसा ना हो कि एकदम उसी सेम कपड़े में 2 दिन से या 3 दिन से। उसके क्लोथ्स चेंज करते रहिएगा, दिन में 1-2 बार या 3, ऐसे करके हमें एक्सपीरियंस उनको बताया था। फिर हमें 1 दिन के बाद हमें T1 मिली, मेरी बड़ी बेटी मुझे मिली। फिर उसके साथ उसको 2 घंटे में पिलाना होता था, मेरी छोटी बेटी को 3 घंटे में पिलाना होता था। तो हमारा जो नर्स आती थी, उसको अब ये दवा देनी है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है। फिर आफ्टर 2 डेज जब डॉक्टर को लगा कि हाँ हम उस बेबीज को मैनेज कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं, नाउ या लिटिल बिट उनको कॉन्फिडेंस आया, हमें भी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि बच्चे जब हमने फोन आप वीडियो कॉल पे देखते हो तो फिर भी थोड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हाथ में आते हैं ना तब उनको पता चलता है ओ माय गॉड ये तो बहुत छोटा है। अब एक टाइम पे तो मैंने बोल दिया था कि डॉक्टर आप ही रख लो प्लीज इसको ICU में, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब हम लेके जाएंगे, या फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जेंटल था, बहुत ही कोमल था, कोमल होते बच्चे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नाउ यू कैन डू इट, आप लेके जाओ और करो। तो हम पहले दिन लेके भी आए तो हम घबरा ही हुए थे कि कैसे करेंगे, उसको बहुत ही जेंटल थे। हमने इवन दो हम घर पे थे, हम उसके पेरेंट्स थे, हम दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी, और उसके बावजूद भी हम पूरे टाइम मास्क लगा के रखते थे कि हमारी वजह से उसको कुछ ना हो जाए। तो विजिटर्स तो हमने बहुत थे, ऑब्वियसली कोविड में तो कोई घर पे आ नहीं रहा था हमारे पेरेंट्स के अलावा, कोई आया नहीं था, लेकिन हमने बिल्कुल ही कर रखा था, उसका रूम सैनिटाइज रखा था, वेंटिलेटेड था और एवरीथिंग। NICU में बेसिकली हमने जब 2 दिन के बाद जब डॉक्टर को कन्विंस हो गए कि हमें हॉस्पिटल में देख के और हम कॉन्फिडेंट हो गए, तभी हमें डिस्चार्ज किया था बच्चों के साथ, तब हम घर में लेकर आए थे। दिस इज माई NICU एक्सपीरियंस एंड टू हैंडल माई premature babies after they were born. This is my first meet in the hospital only to hold them. एक को पहले किया, जो मेरी छोटी बेटी थी उसको पहले होल्ड किया, बड़ी बेटी को 1 दिन बाद होल्ड किया। ओके, एंड if you like my video or my experience, so please like the video, please subscribe my channel and please share it to every NICU parents और किसी को भी जिसको भी इस तरह के वीडियोस की हेल्प। ओके, बाय बाय।